हमारी आवाज आपको मिल रही है बच्चों? चलिए, मिल रही है तो बहुत अच्छी बात। बच्चों, जैसा कि आपको हमने कहा था कि हम आपको प्रत्येक चैप्टर, जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में हैं जिनका 12th का एग्जाम 2024 में आने वाला है, उनके लिए मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, उस क्वेश्चन को हम वीडियो के माध्यम से प्रत्येक दिन आपके सामने लाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, एक बात और ध्यान देंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत कमजोर हैं। 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन बनाना पड़ता है इंटरमीडिएट में। तो बच्चों, प्रत्येक दिन मैं एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दिया हूं। आज ये पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, और हर एक दिन 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं खुद इसको क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूं अच्छे अच्छे बुक के माध्यम से, और फिर बोर्ड पे लिखता हूं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पक्का इसको पढ़िए, देखिए, रट जाइए इसे, और देखिए आपके एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन इसमें टकराएंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका वीडियो प्रथम चैप्टर का है, जीवों में जनन। कुछ बच्चे का कहना है कि सर हिंदी में भी बनाइएगा, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं। तो बच्चों, हमने हिंदी और इंग्लिश, जिस तरह से आपके इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर्स में सवाल रहते हैं, उसी प्रकार ये भी बना हुआ है। पहले इंग्लिश में रहते हैं, उसके बाद हिंदी में रहते हैं। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों दे रखा है। अच्छे से पढ़िए, विश्वास करके पढ़िए। जब हम पर विश्वास हो जाएगा, हम कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि बच्चे को फायदा हो, लेकिन बच्चे को फायदा हो ये बच्चे माने कैसे? जब उन्हें क्वेश्चन एग्जाम में, जो आगामी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन टकराएंगे, तो बच्चे खुद ब खुद जान जाएंगे कि चलो सर के क्वेश्चंस में दम है, सर ने जो क्वेश्चन को एकत्रित किया है वो हमारे फायदे के लिए है। इसलिए मैं बच्चों आपसे आशा करता हूं, कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखिए और जरूर फायदा होगा आपको। बस, जीवों में जनन पहला चैप्टर है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान देंगे। कोनोडिया, कोनोडिया आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, कह रहा है कि कोनोडिया जो है, ये कोनोडिया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये बनता किसमें है? बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे, हम भी पढ़ाते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पैरेंट एक नए जीव का निर्माण करता है। वो या तो स्पोर के माध्यम से करता है, या गेम्यूल के माध्यम से करता है, या बडिंग के माध्यम से करता है, या अपने बॉडी को 2 भागों में बांट कर करता है, या अपने बॉडी को बहुत सारे भागों में बांट कर करता है। मगर इस सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन में 2 पैरेंट की जरूरत नहीं होती है, 2 अपोजिट सेक्स वाले पैरेंट की जरूरत नहीं होती है। ए सिंगल ऑर्गेनिज्म हैव द एबल टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। एक जीव में वो क्षमता होता है कि वो एक दूसरे जीव को उत्पन्न कर सके। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि कोनोडिया किसके अलैंगिक संरचना है? बच्चों, कोनोडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम एक कवक है, पेनिसिलियम में होता है कोनोडिया का निर्माण। बच्चों, बहुत जैसे कि अलगी, शैवाल जिसको कहते हैं, क्लाइडोमोनास जूस्पोर बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। जैसे पेनिस है, इसका आंसर क्या होगा? क्लाइडोमोनास कोनोडिया आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कोनोडिया। कोनोडिया किस में पाया जाता है? बच्चों, आपका आंसर होगा पेनिसिलियम। आपका आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम। जान जाइए पेनिसिलियम में क्या है? फंगी है। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन के माध्यम से जूस्पोर का निर्माण, किसका निर्माण? जूस्पोर का निर्माण कौन करता है? क्लाइडोमोनास। जूस्पोर का निर्माण कौन करता है बच्चों? क्लाइडोमोनास। क्वेश्चन को लिखिएगा भी, मैं आशा करता हूं कि आपको फायदा होगा। कोनोडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। जूस्पोर कहां बनता है? क्लाइडोमोनास में बनता है। गेम्यूल का फॉर्मेशन स्पॉन्जी में होता है।
ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करें बच्चों। और क्या बोलते हैं, हाइड्रा बर्डिंग, बर्ड का निर्माण हाइड्रा में, तो देखिए कितना एक क्वेश्चन के माध्यम से कितना बर्ड का निर्माण हाइड्रा में, बर्ड का निर्माण ईस्ट में, यस, जूस्पोर का निर्माण क्लाइडोमोनास में। तीसरा बोले पेनिसिलियम में क्या बनता है, कोनोडिया, पक्का आएगा, आना ही आना है, समझ में आई, ये क्लाइडोमोनास जूस्पोर बनाता है, समझ में आई बच्चों। स्पॉन्जी में जेम्यूल्स बोलते हैं, गेम्यूल फॉर्मेशन उसको बोलते हैं, समझ। ये हुआ आपका एसेक्सुअल, और ये प्रक्रिया कैसा हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका आंसर क्या होगा, कोनोडिया किसकी अलैंगिक संरचना है, आंसर होगा बेटा किसका आंसर होगा क्या, पेनिसिलियम। एक क्वेश्चन हो गया, रट जाइए, कुछ मत सोचिए। मैं तो कहता हूं उन बच्चों को जो बच्चे एग्जाम से डर गए, डरने की बात नहीं है, हम पर विश्वास है, अगर हम पर विश्वास है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन तो नहीं, काम की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर में आपको एक चैप्टर में 4 वीडियो होंगे, 16 में 4 से गुना कर दीजिए, 64 पार्ट ऑब्जेक्टिव का आएगा। आपको 70 क्वेश्चन में दावा करते हैं बच्चों, ज्यादा नहीं करूंगा, 30 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है वेन, इंग्लिश वाले भी देखेंगे, हिंदी वाले के लिए भी है। वेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट, बहुत आसान, अभी मैं लेक्चर में बोला हूं कि सिंगल पेरेंट से जो नए जीव का उत्पत्ति होता है, उस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा इसमें आंसर बेटा, क्या होगा, एसेक्सुअल, बी आंसर होगा, दिया भी है। जब संतति की उत्पत्ति, जब हमारी आवाज आप लोगों को मिल रही है ना, यस, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन से होता है, एकल जनन द्वारा होता है, तब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। बच्चों मैंने कहा था, मैं पढ़ाया भी हूं अपने स्टूडेंटों को, लैंगिक जनन क्या है, कहा था जनन वो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपने संतति को इस ब्रह्मांड में कायम रखने की कोशिश करता है। यानी कि अपने संतति को कायम रखने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जीवों को, वो प्रक्रिया जनन कहलाती है। और ये जीवों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। लिविंग बींग्स का रिप्रोडक्शन इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स। बच्चों जनन जो है वो जीवों का महत्वपूर्ण गुण है, और इसी गुण के कारण जीव अपने जैसे संतति इस पृथ्वी पर रखना चाहता है, इस पृथ्वी पर कायम रखना चाहता है, जिस प्रक्रिया से, उसी को हम कहते हैं क्या, जनन। ये 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में एक पेरेंट, लैंगिक में 2 पेरेंट। इसमें अंतर के बारे में भी मैं बताया था। खैर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा, व्हाट इज द नंबर, बड़ी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे स्टूडेंट जो शायद हमसे पढ़ते हो या और भी टीचर्स से पढ़ते हैं, जो सिंसियर रूप से पढ़ते हैं, उनको बहुत आसान लगेगा। उनको लगेगा कि सर क्या क्वेश्चन दिए, लेकिन नहीं, आसान क्वेश्चन से घबराना नहीं है। आसान क्वेश्चन देखकर, मतलब क्या बोलते हैं, आसान क्वेश्चन देखकर ये नहीं होना है कि बहुत आसान है, इजी नहीं लेना है। इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं, माइंड में आप मेकअप कर लीजिए। देखिए, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज, और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए ह्यूमन गैमेट। बच्चों ह्यूमन गैमेट्स आप जानते हैं, गैमेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं मेल गैमेट और दूसरे को बोलते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। गैमेट ए हैप्लॉइड सेक्स सेल, इट कंटेन हाफ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें
हाफ सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं एन से। बच्चों हाफ सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 23। फुल सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। तो क्या बोलते हैं कि गैमेट में मानव के गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। याद कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एस लगा हुआ है पुलर तो हो सकता है 46। नहीं, गैमेट वो गैमेट या तो स्पर्म हो या तो ओवा हो, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। बच्चों एक क्वेश्चन के माध्यम से कितना क्वेश्चन हो गया। आपसे अगर पूछेगा स्पर्म में कितना गुणसूत्र की संख्या होती है, आपका जवाब होगा 23। ओवा में, अंडाणु में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, आपका जवाब होगा क्या? 23। गैमेट में, ह्यूमन गैमेट में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? 23। इसे क्या कहते हैं? एक गुणित कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। इसे सूचित कैसे करते हैं बच्चों? एन से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब फंडामेंटल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों हिंदी में भी लिखा हूं, मानव के युग्मक में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? वेरी सिंपल, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म? बहुत अच्छा, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? बच्चों हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म मींस ए सिंगल ऑर्गेनिज्म पोजेस द बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कहने का मतलब है कि एक जीव के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाए। ऐसा जो भी जीव होगा उसे हम हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। तो जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाए और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाए, वैसे जीव को हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? उभयलिंगी। और बच्चों उभयलिंगी का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, वो है केचुआ, जिसको कहते हैं अर्थवर्म। कहा गया कुछ किधर गया? अर्थवर्म। देखिए अर्थवर्म और होते हैं बच्चों। अगर इसी को प्लांट के केस में कहें तो bisexual flowers, sorry, bisexual plant are those who possess the male and female reproductive organ. A single plant possesses the both type of parts. Yeah, a flower contains the both type of reproductive organ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर के केस में आप जानते हैं बच्चों कि पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोसियम कहते हैं और पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोसियम कहते हैं। खैर, तो यहां क्वेश्चन आपका है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म? अर्थवर्म। निम्न में कौन से उभयलिंगी जीव या प्राणी है? तो क्या होगा बाबू? केचुआ है। क्या है? केचुआ है। और बहुत सारे उदाहरण भी पाए जाते हैं। जैसे हमने कभी कुछ स्नेल, घोंघा जिसे कहते हैं ना, वो भी हर्माफ्रोडाइट है। टूनिकेट्स, अगर कुछ ऑप्शन आपसे पूछे तो वो भी केचुआ, टूनिकेट्स पूछ देता है। सम स्नेल हर्माफ्रोडाइट। बच्चों बाइसेक्सुअल में मैंगो आ गया, बाइसेक्सुअल प्लांट में कहे तो मैंगो आ गया, गुआवा आ गया और सब है। और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि जैसे ए सिंगल बॉडी पोजेस ए सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक जीव में एक ही सेक्स ऑर्गन हो। जैसे कि हम लोगों के केस में देखिए, हम लोग मेल है तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कोई फीमेल है तो फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसे यूनिसेक्सुअल कहें। यस, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is possible in micro propagation? बड़ी सुंदर बात, पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोपगेशन हर साल पूछता है। माइक्रो प्रोपगेशन इसको कहते हैं सूक्ष्म प्रजनन। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोपगेशन किसे कहते हैं? द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू ए टिश्यू कल्चर, दैट प्रोसेस कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। बच्चों ये माइक्रो प्रोपगेशन की क्रिया जो है, इसमें किसी दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स के स्मॉल सेक्शन को लेकर उसे लैब में क्या किया जाता है कि प्रोपगेट किया जाता है, मीडियम में प्रोपगेट किया जाता है। वो स्मॉल पार्ट डेवलप होकर एक प्लांट का रूप लेता है। और यह इस क्रिया में कहा है, क्वेश्चन को देखिए, प्लांट बना, इसमें किसी दो प्लांट की आवश्यकता नहीं हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं हुई, ये सिंगल
सिंगल पेरेंट, सिंगल प्लांट, ये सिंगल वेजिटेटिव पार्ट्स हैव एबल टू प्रोड्यूस द न्यू बॉडी। तो ये क्या हुआ, जहां पर सिंगल की बात आए, जहां पर एक की बात आए, वहां अलैंगिक की बात होगी। सच प्रजनन किसके द्वारा संभव है? तो बच्चों अलैंगिक जनन के द्वारा। किसके द्वारा संभव है? अलैंगिक जनन के द्वारा। इंग्लिश में भी मैं लिखा हूं, यहां जरा क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन? आंसर होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत अच्छा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए, बाइनरी फ्यूजन अकर इन। आप जानते हैं बाइनरी फ्यूजन इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन, फ्यूजन विद दो भागों, फ्यूजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बच्चों खंडन को दो भाग में बांटते हैं। जब कोई जीव दो भागों में बट जाता है, जैसे कि अमीबा के केस में, अमीबा क्या करती है, जब अमीबा मैच्योर हो जाती है तो अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने के लिए वो अपने शरीर को टू इक्वल पार्ट में बांट लेता है। टू इक्वल पार्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाइनरी में दो बराबर भागों में बंटता है। एक पेरेंट बॉडी, एक पेरेंट अमीबा डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। ऐसा नहीं कि एक छोटा हो जाए, एक बड़ा हो जाए। अनइक्वल की बात नहीं, इक्वल पार्ट में बटेगा, दो बराबर भागों में बटेगा। और इस तरह से दो नए संतति का निर्माण होगा। एक पेरेंट बॉडी अपने वजूद को लॉस्ट कर देगा, यानी लॉस्ट करने का मतलब यानी कि वो खत्म हो जाएगा नहीं, मतलब दो भागों में बटकर एक नए संतति का निर्माण होगा, जिसमें पेरेंट नहीं रहेगा, अपना शरीर ही बांट लिया। बताइए, एक कोशिकीय जीव भी चाहता है, the unicellular organism like the amoeba tends to want to produce the new organism and also involved in the process of reproduction for the sustaining the life on the earth or the maintaining the race on the earth। अपने संतति को इस ब्रह्मांड में बनाए रखने के लिए वो भी क्या करता है, जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसे जनन कहते हैं। और वो किस प्रक्रिया से गुजरता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गुजरता है। ये सेक्सुअल में कौन सी घटना होती है? उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विखंडन विभजन होता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर जान गए किसमें होता है? अमीबा। कहां गए? अमीबा में होता है, अमीबा में होता है। बच्चों द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में। क्या? पैरामीशियम में। यस यस यस, वेरी गुड बच्चों। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। इसका आंसर जो होगा सी होगा, ए और बी दोनों होगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक बात और मैं बता दूं, यूग्लिना एक और जोड़ लीजिए, आ गई मेरे माइंड में, इसलिए कहीं एक और दे दे ऑप्शन, और ऑल ऑफ एबव दे दे या उपरोक्त सभी दे दे। एक यूग्लिना, यूग्लिना। आप जानते हैं इस यूग्लिना के बारे में? ये कितना अच्छा जीव है। यूग्लिना हैव द ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये प्रोटिस्टा किंगडम का एक जीव है। यस, प्रोटिस्टा किंगडम का एक जीव है जो दोहरा गुण को धारण करता है। समटाइम दे बिहेव लाइक द एनिमल एंड समटाइम दे बिहेव लाइक द प्लांट्स। बच्चों ये यूग्लिना है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी करता है, और ये क्या करता है? छोटे छोटे जीवों को भी खाकर अपना पोषण करता है। यूग्लिना में भी बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है यूग्लिना में? बाइनरी फ्यूजन होता है। एक क्वेश्चन पूछा था पिछले साल कि पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन होता कैसा है? ट्रांसवर्स होता है या फिर हॉरिजॉन्टल होता है? बच्चों अमीबा में बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स होता है। अमीबा क्या होता है कि एक से दो अमीबा में बट जाता है। खैर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, इसी के जैसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फ्यूजन। आपने देखा है फ्यूजन दो भागों में बटा, एक बटा क्या? बाइनरी, और दूसरा बटा क्या? मल्टीपल। मल्टीपल फ्यूजन अकर इन। बच्चों मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में तो हो गया बाइनरी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। पैरामीशियम में हो गया क्या? बाइनरी, नो प्रॉब्लम सर। एक और लिखा दिया यूग्लिना, उसमें भी बाइनरी, नो। एक बच गया कौन? प्लाज्मोडियम। यही प्लाज्मोडियम, इसी प्लाज्मोडियम को कहते हैं, जानते हैं, मलेरिया पैरासाइट जो एनोफ्लिज मॉस्किटो के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन, यही है मलेरिया पैरासाइट का क्या है? यही परजीवी है।
जो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है गट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये भी क्वेश्चन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नामक रोग फैलता है बच्चों। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो अपने आप को संख्या में जो वृद्धि करते हैं ना, वो वृद्धि जो है ना मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है, डाइजेनेटिक नेचर का होता है। खैर चलिए इसका आंसर देखिए, बहुखंडक किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। कोई प्रॉब्लम? नो सारा। देखिए बच्चों नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन जाइगोट? बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। जाइगोट कह रहा है कि मानव के जाइगोट में कितने नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं? बच्चों आप सभी पढ़े होंगे, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताने में भी बड़ी ये लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, बता रहा हूं। ये देखो ओवा है, ये देखो स्पर्म, मैंने कहा था ना इसमें 23 होता है ओवा में, स्पर्म में भी 23 होते हैं। इसको एन एन हैप्लॉइड बोलते हैं। दोनों फर्टिलाइजेशन होगा, एक दूसरे से मिलेगा, मिलने के कारण एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। एन एन बन के क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। 23 मिलकर 46 हो जाएगा। देख लो जरा, देख लो कितना होगा, कितना होगा? 23 मिला 40 होगा। तो जान गए ना युग्मनज में, जाइगोट में कितना होगा? 46 सॉरी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2024 में फिर से ये क्वेश्चन को पूछा जाए। ध्यान से देखिए बच्चों, मानव के युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। कोई दिक्कत? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? बस वही बात अभी बताया ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। एन को कहते हैं बेटा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। हैप्लॉयड एन को कहते हैं बेटा हैप्लॉयड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड बोलते हैं। अगर ओभा अंडाणु हैप्लॉयड है यानी कि एक गुणित है, अगुणित है, और शुक्राणु भी हैप्लॉयड है यानी कि क्या है? अगुणित है। दोनों में 23 गुणसूत्र हैप्लॉयड जब एन और एन दोनों मिलेगा 2n होगा। इस 2n को कहते हैं क्या? डिप्लॉयड। क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉयड। तो अब जरा देखिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है? जाइगोट हो गया ना। क्या हो गया? जाइगोट। क्या बोलेंगे? इसका आंसर होगा जाइगोट। आप बोलोगे कि इसमें है ओवम क्या? ओवा एग। ओवम एक क्या है? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट क्या है? 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। एंडोस्पर्म इज ए 3n ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी कि पॉलीप्लॉयड स्ट्रक्चर। समझ में आई? यस भूनपुर। चलिए युग्मनज इसका आंसर होगा बच्चों। गैमेट आर यूजुअली, बस वही क्वेश्चन, गैमेट आर यूजुअली, कुछ नहीं बताना है, डिप्लॉयड। सॉरी गैमेट आर यूजुअली हैप्लॉयड। गैमेट अभी पढ़ाया हूं ना, गैमेट आर यूजुअली हैप्लॉयड, मतलब युग्मक समान रूप से क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी कि एक गुणक होते हैं। बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़िए। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं चैप्टर वाइज, आपको आने वाले 2024 एग्जाम में जरूर फायदा करेंगे, विश्वास कीजिए। ठीक है बच्चों, कोशिश कीजिए, आप भी पढ़िए, मैं कोशिश करता हूं आपके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।